हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज से हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब पर, और 15 तारीख से हमारा जो जुनून बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आज का जो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं वो यूनिट 10 से संबंधित कर रहे हैं, जनजाति संबंधित संवैधानिक प्रावधान, और ये L1 है। इस प्रकार से सारे लेक्चर रहेंगे, सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के नाम से बना देती हूँ, तो याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको फैक्ट पढ़ने की बजाय इनको एमसीक्यू में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो फैक्ट वाले हैं वो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, तो उनके लिए मैं थ्योरी वाली वीडियो लेके आऊँगी। पहला क्वेश्चन है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, रीवा। वहीं के थे तो छिंदवाड़ा के, तो ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक ये जनजाति संग्रहालय के रूप में बना था। 1975 में इसको राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 में इसको राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। और 8 सितंबर 1997 को इसको जनजाति संग्रहालय का नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया था। मतलब ये जो नाम पड़ा था, ये नाम कब पड़ा था? 1997 में पड़ा था। स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और इसका जो राज्य संग्रहालय का दर्जा कब दिया था? 1975 में दिया था। दोनों ही याद रखिएगा। बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के ही आदिवासी नेता थे। इनका परासिया तहसील है छिंदवाड़ा में, उसके डुंगरिया तितरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन किया था, लाठी चार्ज किया था। और इसके बाद उनको जेल भी भेज दिया गया था। 15 अगस्त 2003 से जनजाति संग्रहालय रविवार को भी खुला रहता, मतलब रविवार को भी ये खुला रहता है। 1940 में इनकी डेथ हो गई थी। 1940 में इनकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। 1845 में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारे बादल भोई के बारे में फैक्ट याद रखिएगा। बाकी जनजातीय व्यक्तित्व वाले हम टॉपिक करेंगे तो उसमें हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना अभी हमने पढ़ा, कब हुई? 1954 में। ट्राइबल म्यूजियम का नाम कब बदला? बादल भोई कब कर दिया? अभी हमने पढ़ा 1997 में। अगला है जनजातीय संग्रहालय संस्कृति संग्रहालय। जनजातियों का संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। तो जनजाति संस्कृति संग्रहालय जो है वो है भोपाल में। कहाँ पर है जनजाति संस्कृति संग्रहालय? भोपाल में है। अगला है आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय है खजुराहो में। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? खजुराहो में है। और जनजाति संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। फ्रेंड, ये कुछ लोगों को ये फैक्ट याद होंगे, पिछले प्रीलिम्स में पढ़े होंगे। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, हमारे पास बुक्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, पीडीएफ भी है, सारा कुछ, लेकिन वो आपसे याद नहीं होता है, एकदम मेमोरी में रह नहीं पाता है। तो इसके लिए ही मैंने ये जुनून बैच बनाया है। ये जुनून बैच में हम सारे फैक्ट को जो है ट्रिक द्वारा करेंगे। आपने जैसा कि जनरली मेरे लास्ट 3-4 साल में वीडियोज़ देखे होंगे, मैं कुछ ट्रिक द्वारा फैक्ट कराती हूँ तो वो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर इस बारी बैच ही बना लिया है। उस बैच में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे जो टॉपिक हैं उनकी ई बुक मिलेंगी, टॉपिक वाइज जैसे जैसे तैयार करवाती जाऊंगी वैसे वैसे उसकी पीडीएफ मिलती जाएंगी। इसके अलावा 7500 एमसीक्यू मिलेंगे, एमपीजीके के 3010 एमसीक्यू मिलेंगे, ये सारा। और टॉपिक वाइज हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम टेस्ट भी लेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम उसका टेस्ट लेंगे। आपका टेस्ट जो होगा टेलीग्राम पर एक टाइमर लगा रख के देंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पे आपका टेस्ट होना है और वहाँ पर उस सब हिसाब से आपका टेस्ट होगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ये हमारे जुनून बैच में मिलने वाली है। इसका चार्ज 1999 है, लेकिन शुरू के 100 लोगों को 999 चार्ज रखा गया है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ये जुनून बैच, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 15 तारीख को मैं यूनिट 1 का भारतवर्ष वाला टॉपिक वहाँ पर करवाऊंगी। इसमें ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ रहेंगी। जो टॉपिक फैक्ट कठिन है, जो आपको याद नहीं रहेंगे, उनकी ट्रिक बताऊंगी। और फिर जब आपको वो टॉपिक तैयार करवा दूंगी तो फिर उसका टेस्ट लूँगी। तो इस प्रकार से सारे ही टॉपिक करने वाले को एकदम जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं, एकदम बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाई करवाऊंगी। जैसे कि स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपको टीचर्स आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये तैयारी कराऊंगी। तो क्या क्या मिलने वाला एक बारी देख लीजिए।
टॉपिक वाइज इसमें ई बुक मिलने वाली है। 2000 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें एमपी के भी रहेंगे और फरवरी तक का करंट इसमें रहेगा। जैसे जैसे होता जाएगा मंथली आपको यहाँ पे मिलता जाएगा डे वाइज। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी रहेगा, गेम्स के भी रहेंगे, सारा कुछ इसमें कवर रहेगा। एमपी के लास्ट 6 महीने का करंट तड़का रहेगा, फनी ट्रिक से याद होगा। 7500 टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक के बेस्ट यूनिट वाइज बेस्ट 1000 एमसीक्यू कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद होगा। तो ये जो भी लेना चाहते हैं, और 3010 मध्य प्रदेश स्पेशल एमसीक्यू फ्री बुक मिलेगी। ये अगर आप हमारे एमपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी ये प्रीलिम्स की 10 बुकलेट नोट्स के रूप में भी ले सकते हैं। ये यूनिट वाइज थ्योरी वाइज बुक है। बाकी अगर आप हमारा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, टिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ ही आपको ये जुनून बैच मिलेगा। 100% सिलेक्शन वाला ये पूरा का पूरा जुनून बैच है। इसमें 3 ग्रुप मिलेंगे, एक तैयारी ग्रुप मिलेगा, एक पीडीएफ ग्रुप मिलेगा और एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा। एक ग्रुप व्हाट्सएप पर मिलेगा, 2 टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पर एक टेस्ट होगा जहाँ पे केवल टेस्ट ही टेस्ट रहेंगे और टाइमर के अनुसार आपका टेस्ट होगा। तो हर डेली आप टेस्ट दे पाएंगे, हर अल्टरनेट डेज पे टेस्ट दे पाएंगे। जैसा भी टॉपिक हो वो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे। और एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस टॉपिक का टेस्ट देके आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। गलतियाँ होंगी, टेस्ट में गलत होंगे तो आप उससे सीखेंगे। संपूर्ण टॉपिक याद करवाया जाएगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। 7500 एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएगी। हर यूनिट के 1000 एमसीक्यू ऑडियो एंड ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। सबसे हटकर स्कूल जैसी तैयारी होगी। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो अभी 999 चार्ज अब 6260190944 पर मुझे व्हाट्सअप करके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारे लोग कर दीजिए। आफ्टर 100 इसका जो चार्ज है वो 1999 हो जाएगा। तो जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ये जुनून बैच, तो ये पूरा 90 डेज़ का प्लान है। जो सारे लोग जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बाकी जो हमारी ये पीडीएफ रहेंगी यूट्यूब की, ये भी वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, वन्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई थी? इनमें से 80, 81, 82 या 70। तो वन्या प्रकाशन की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। जनजातियों की एक पत्रिका है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1980 में हुई थी। अगला है, उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना भी 1980 में हुई थी। वन्या भी 1980 में हुई थी और उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना भी 1980 में हुई थी। अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब आया था? क्योंकि ये जनजाति से संबंधित फैक्ट, इसलिए आपको अधिनियम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम आया था वो 16 अगस्त 1989 को आया था। प्रवर्तन में ही लागू नहीं हुआ था, लेकिन आ गया था 16 अगस्त 1989 को। कब आया था? 16 अगस्त 1989 को ये आ गया था। अगला है, गाता की स्थापना या मृतकों की स्मृति के लिए कौन सी जनजाति करती है? मतलब गाता की स्थापना की जाती है अपने मृतकों की याद में। ये किस जनजाति द्वारा गाता की स्थापना की जाती है? तो ये गोंड जनजाति द्वारा भी की जाती है, भील के द्वारा भी की जाती है, कोरकू के द्वारा भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गाता की स्थापना गोंड, भील, कोरकू सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला है, जनजातियों में जो मातृ देवी का मंदिर होता है वो क्या कहलाता है? तो जनजाति में जो मातृ देवी का मंदिर होता है उसको गुड़ी बोलते हैं। क्या होते हैं? जनजातियों में मातृ देवियों का मंदिर क्या कहलाता है? तो जनजातियों के मातृ देवियों का मंदिर गुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरा जो चित्रकला है वो किसकी चित्रण कला है? पिथौरा इनमें से किसकी है? भील, बैगा, गोंड या कोरकू किसकी चित्रकला है? तो जो पिथौरा है वो भीलों की चित्रण कला है। पिथौरा किसकी चित्रण कला है? पिथौरा जो है वो भीलों की चित्रण कला है। पिथौरा चित्रण में रावण का मुख बनाया जाता है। तो पिथौरा चित्रण में रावण के कितने मुख बनाए जाते हैं? तो पिथौरा चित्रण में रावण के 12 मुख बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं? 12। अगला है, भीलों का सामुदायिक केंद्र या मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो ये है अलीराजपुर के भावरा में। अलीराजपुर का भावरा, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और यहीं पर ही पहला भीली सामुदायिक केंद्र है। अगला है, भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? भारिया जनजाति जो है कि छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहीं पर ही इसका रेडियो केंद्र बनाया है। तो भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा के बिजौरी में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के बिजौरी में। अगला है, कोरकू सामुदायिक केंद्र कहाँ पर है? तो कोरकू सामुदायिक केंद्र है खंडवा में। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में।
सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र है श्योपुर में। कहाँ पर है? श्योपुर में। अगला है आकांक्षा जो योजना है वो किससे संबंधित है? इनमें से किस उद्देश्य से ये आकांक्षा योजना लाई गई है? तो जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक कोचिंग देने के लिए ये आकांक्षा योजना आई है। किस लिए आई है? जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने ये आई है। अगला है मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग 1964 में बना था। कब? अब यही चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये 1964 है। अब एकदम से आपको इतने सारी डेट याद नहीं होंगी, तो यही मैं आदिम और जाति और कल्याण से इस 64 को कोई भी ट्रिक बनाकर आपको वहाँ पे हमारे जो जुनून बैच है उसमें याद करवा दूंगी। तो ये फैक्ट आप सोचते पढ़े इतना फिर भूल जाते, तो ट्रिक द्वारा याद करोगे ना तो भूलोगे नहीं। यही चीज़ मैं अपने वो जुनून बैच में आपको देने वाली हूँ। तो जो लोग भी चाहते हैं, जिनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो जुनून बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 15 से स्टार्ट है उसकी तैयारी, तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी ही कराना पड़ेगा। आदिम जाति कल्याण विभाग जो नाम है उसका बदलकर क्या कर दिया है? 1965 में इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया है। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया है और 1965 में किया है। अगला है मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान है भोपाल में। मतलब जनजातियों का शोध और उनके विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो इंदिरा गांधी जो आदिवासी विश्वविद्यालय है वो अमरकंटक में खोला। कहाँ खोला इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय? अमरकंटक में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया। अगला है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई। अगला है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडिया कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 25 के तहत आदिवासी विकास निगम की स्थापना हुई है। किस एक्ट के? 1956 एक्ट के। अगला है मध्य प्रदेश में कितने सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र संचालित हैं? तो मध्य प्रदेश में 9 सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र संचालित है। कितने हैं? 9 मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र संचालित है। इसको भी जैसे ये 9 है तो उसको कैसे याद कर सकते हो? रेडियो पर हमको जो जनजाति संबंधित न्यूज़ आती है वो हमको नहीं सुनना है। नो जनजाति रेडियो नो, तो यहाँ पे जाएगा नो। इस तरह से ट्रिक द्वारा हम याद करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन 2000 से किया जा रहा है। कितने से? 2000। सन 2000 से अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला है सर्वाधिक प्रमुख प्राणी देवता जनजाति। मतलब ऐसे कौन सी है जो ऐसी जनजाति है जो देवताओं को मानती है, प्राणी देवताओं को मानती है, ऐसी कौन सी जनजाति है? तो वो है व्याघ्र और नाग दोनों। ये व्याघ्र और नाग दोनों ही जनजाति हैं जो प्राणी देवताओं को मानती हैं। अगला क्वेश्चन है राजगौंडों पर पुस्तक किसने लिखी है? डार्फ, डेमन डार्फ, दयाशंकर या कोई नहीं? तो जो राजगौंडों पर, जो गौंडों का ही एक प्रकार होता है राजगौंड, इन पर किसने पुस्तक लिखी है? तो इन पर पुस्तक लिखी है डेमन हार्फ ने। राजगौंडों पर पुस्तक किसने लिखी है? डेमन हार्फ ने राजगौंडों पर पुस्तक लिखी है। अगला है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। किस में है? 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन है। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कहाँ से आया था? तो ये आया था गुंथफाने कथा सरिस सागर में भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गुंथफाने किया था। कहाँ पे किया था? कथा सरिस सागर में भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला है पारधी जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का उपवर्ग क्या कहलाता है?
तो पारधी जनजाति के साथ जो गिने जाने वाले जो बहेलियों का उपवर्ग है वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कारगर। पारधी जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का उपवर्ग क्या कहलाता है, कारगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा जो है अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई। कितने, अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई है। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 342 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 342 के तहत राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की भी रिकमेंडेशन होती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, एक सेकेंड, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, पूछा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति रहती है। तो मध्य प्रदेश में 21.09% अनुसूचित जनजाति रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जो जनजाति संख्या है वो कितनी है। तो लगभग 1,53,16,784 जनजाति संख्या मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है मध्य प्रदेश में वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। कितनी, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है, 43 अनुसूचित जनजाति अधिसूचित हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को अति विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो बैगा को भी किया है, सहभारिया को भी किया है और सहरिया को भी किया है। तो ये तीनों ही ऐसी जनजाति हैं जो अति पिछड़ी जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति में प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो 13वां स्थान है। कौन सा अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 13वां स्थान है। अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, 984 है। 984 है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 984 है। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो बालाघाट ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में, इसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला है, मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या रहती है। जनसंख्या में पूछ रहे हैं, प्रतिशत में नहीं पूछ रहे हैं। तो जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है धार। अगला है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है भिंड। कौन सा है, भिंड है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी लोग नगरों में रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 10.4 लाख आदिवासी लोग जो हैं वो नगरों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है, मतलब जहाँ पे शहरी क्षेत्र में आदिवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो है भिंड। शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है, भिंड है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। तो मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में गोंड, कोल, बैगा, कोरकू, प्रुख सभी जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील, भिलाला दोनों ही जनजातियां रहेंगी। मध्य प्रदेश को कितने जनजातीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को 3 जनजाति क्षेत्रों में बांटा है। कितने जनजाति क्षेत्रों में बांटा है, 3 में बांटा है। कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब हुआ था। 2011 में कोल जाति विकास अभिकरण का गठन हुआ। मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त जनजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जनजातियां हैं। कितनी हैं, 21 विमुक्त जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं।
अगला है मध्य प्रदेश में कितनी घुमंतू जनजातियां हैं, तो 30 घुमंतू जनजातियां मध्य प्रदेश में, 21 विमुक्त और 30 घुमंतू जनजातियां मध्य प्रदेश में होती हैं। अनुसूचित जनजाति को नियुक्ति या पदों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 16 का जो चौथा भाग है उसमें अनुसूचित जनजाति को पदों पर आरक्षण दिया जाता है। जनजाति राज्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो ये अनुच्छेद 16 के भाग 4(a) के तहत आरक्षण दिया जाता है। अगला है बैकलॉग रिक्तियां 50% सीमा आरक्षण के साथ किस अनुच्छेद में निहित है, मतलब बैकलॉग नियुक्तियां किस में निहित है, तो 16 के भाग जो 4(8) है उसमें ये बैकलॉग रिक्तियां अनुशंसित हैं। अगला है अनुच्छेद 244(1) छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं, क्योंकि छठवीं अनुसूची में आते हैं तो इनमें से ऐसे कौन से राज्य होंगे, तो असम भी रहेगा, मेघालय भी रहेगा, मिजोरम भी रहेगा, त्रिपुरा भी रहेगा। ये सारे के सारे राज्य जो हैं छठवीं अनुसूची में आते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत SC/ST के अनुदान सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, तो ये अनुच्छेद 275 के तहत दी जाती है। अगला है बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम को प्रतिबंधित कौन करता है, अनुच्छेद 24 करता है। अस्पृश्यता का अंत कौन करता है, अनुच्छेद 17 करता है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न मिलेंगे। MPPSC प्रीलिम्स के भी मिलेंगे, महिला सुपरवाइज़र के भी मिलेंगे। महिला सुपरवाइज़र की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर PSC की कर रहे हैं और PSC हर बार रुक रहा है आपका कुछ नंबर से, बहुत मेहनत करते हैं, आपने कोचिंग भी लगा रखी है, सब लगा रखा है, फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो एक बार आप हमारा जुनून बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पढ़ के ही बहुत अच्छा लगेगा। आपने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, एक बारी 999 और खर्च कीजिए। और यहाँ पे आपको सारा ई-बुक, सारा टॉपिक जो होगा ट्रिक में मिल जाएगा, कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक में मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की शिक्षा व हितों से संबंधित है, जो पिछड़े वर्गों को शिक्षा व हित देता है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, अनुच्छेद 46 जो है वो पिछड़े वर्गों की शिक्षा व हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है वो प्रसूति सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 जो है वो 6 से कम वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बोलता है। और अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों का गठन की बात बोलता है। अगला है अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए क्या किस अनुच्छेद में बात की गई है, अनुच्छेद 15(4) में बात की गई है अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक उन्नति के लिए। जनजातियों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 जनजातियों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा करता है, अनुच्छेद 350। लोकसभा में जनजाति आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 330 में किया गया है। राज्य विधानसभा में किस अनुच्छेद में जनजातियों का आरक्षण का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 332 में किया गया है। अगला है संघ व राज्य के अधीन सेवा में जनजाति का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 335 में है। अगला है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए अधिकृत करता है, तो वो है अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए अधिकृत करता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा SC व ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई है। 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC व ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 339 में किया गया है। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होगा, किसमें बोला, अनुच्छेद 339 में। संविधान के किस भाग में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र संबंधित प्रावधान है, भाग 10 में है। 5वीं जो अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं,
तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें 10 राज्य हैं। 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में कितने सदस्य की सलाहकार परिषद होगी? 20 सदस्यों की सलाहकार परिषद होगी। किसे जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है? ठक्कर बाबा को जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.2%। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पूछ रहे हैं तो वो है 50.4। कितनी है? 50.6 अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1979 में अनुसूचित जाति सहकारी, ये जाति की बात कर रहे हैं, जाति सहकारी एवं वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई। अनुसूचित जाति उप योजना कब आरंभ हुई है? 1979-80 में अनुसूचित जनजाति उप योजना आरंभ हुई है। जनजाति अनुसंधान शोध संस्थान जो कि भोपाल में है, उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना 1954 में हुई है। जनजाति अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा का स्थानांतरण भोपाल में कब कर दिया था? 1964 में कर दिया था। जनजातियों के लिए जो पंचशील सिद्धांत था वो किसने दिया था? नेहरू जी ने जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत दिया। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग 1960 में गठित हुआ था। इस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे UN डैवर। जनजातीय उपयोजना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? जनजातीय उपयोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भील क्या कहलाते हैं? तड़वी भील कहलाते हैं। भील जनजाति के प्रमुख देवता कौन से कहलाते हैं? भील जनजाति के प्रमुख देवता राजा पंथा कहलाते हैं। इसकी जो PDF है टिक लगा के आंसर में मैं आपको वो जुनून बैच की जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दूंगी। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जनजाति यूनिट 10 के। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? छापा प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है। छापा प्रथा कहाँ पर है? भील जनजाति में प्रचलित है। सारे लोग जिनको वीडियो पसंद आए लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगला है सिडौली प्रथा किस जनजातियों के लिए है? सिडौली प्रथा कोरकू जनजाति के लिए है। शहरिया विकास अधिकरण में कितने जिले फैले हुए हैं? शहरिया विकास अधिकरण में 8 जिले फैले हुए हैं। अगला है भारिया विकास अधिकरण में कितने जिले फैले हुए हैं? भारिया विकास अधिकरण में 1 जिला फैला है। बैगा विकास अधिकरण में कितने जिले फैले हैं? बैगा विकास अधिकरण में 6 जिले फैले हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए कितने अधिकरण स्थापित किए गए हैं? 15 अधिकरण विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद कब बना था? आदिम जाति जो मंत्रणा परिषद है वो 1957 में बना था। विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान में सम्मानित राशि कितनी है? ये जनजातियों को क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसमें जो सम्मान राशि है वो 1 लाख है। जनश्री बीमा योजना में किन जनजाति के सदस्यों को पुरस्कार स्वरूप 30,000 रुपये की राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है भारिया, बैगा, सहरिया तीनों जगहों पर दी जाती है। उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में अगरिया जनजाति प्रयोग करती है। अगरिया जनजाति। अगला है PM जनमन योजना कब आरंभ हुई है? तो PM जनमन जो योजना है वो आरंभ हुई है 15 नवंबर 2023 को। आपको मुझे बताना है 15 नवंबर को किसकी जयंती है, किसकी जयंती पर यह आरंभ हुई। सारे लोग इसको कमेंट करके बताइएगा PM जनमन योजना किसकी जयंती पर आरंभ हुई है। PM जनमन योजना क्यों आरंभ हुई थी? क्वेश्चन है PM जनमन योजना क्यों आरंभ हुई थी? तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति को आर्थिक लाभ देने के लिए हुई थी। पूरे भारत में 75 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण, ये अभी MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये मैंने उस समय भी ये क्वेश्चन करवाया था। हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ हर साल ही आती है वहाँ से हर बार ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार मैं उस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व भी करा रही हूँ। इस बार मैं कुछ और ही नया कर रही हूँ। तो सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं हर बार ही पिछले 3-4 सालों से, वो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर फैक्ट हर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। ऐसा याद करवा दूंगी। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना अनुसूचित जनजाति के लिए है।
ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को कितना ऋण प्रदान करती है? तो ये 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अगला है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ब्याज अनुदान कितना प्रतिशत रहता है? ब्याज अनुदान 7% रहता है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 3 जनवरी 2024 को रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना आरंभ हुई। रानी दुर्गावती योजना में मोटे अनाज की खेती पे सरकार प्रति किलो प्रति प्रोत्साहन राशि कितना देगी? 10 रुपये किलो प्रति किलो प्रोत्साहन राशि देगी। तो फ्रेंड ये हमारा मेंस का नोट्स। अगर आप मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, हमारे मेंस के नोट्स इस प्रकार से हैंड रिटन बने हुए हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, तो आप ये ले सकते हैं। हमारे पेपर 4, पेपर 2 और पेपर 5, पेपर 6 के नोट्स बन चुके हैं, तो ये नोट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर MPPSC प्रीलिम्स का ये जुनून बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।